नमस्कार। आज की भावगंगा में इसके 259वें 259th अंक या सोपान में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज बृहस्पतिवार है। वैसे तो आज हिंदी की नहीं बल्कि अंग्रेज़ी के इंटरनेशनल एडिशन का दिन है, लेकिन कल एकाएक दर्शकों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। परसों और उसके पहले 300-400 दर्शक सुबह के लाइव टेलीकास्ट सुनते थे और उसके बाद बढ़ता जाता था रिकॉर्डेड जो है। लेकिन कल फेसबुक पेज पर 1700 लोगों ने सुना लाइव और बाद में शाम तक 1900 हो गया। तो एकाएक संख्या में इतनी वृद्धि हुई, तो इसलिए सोचा कि वो लोग फिर अब लगातार सुनना चाहेंगे, तो आज उनको निराशा ना हो इसलिए हिंदी का अंक भी दे रहे हैं। और पूरा 1 घंटे का नहीं, 30-35 मिनट का, और उसके बाद फिर अंग्रेज़ी का इंटरनेशनल एडिशन भी 30-35 मिनट का देंगे, ताकि दोनों में एक सामंजस्य स्थापित हो सके। तो पहले हिंदी का, ये अभी हो सकता है कि कुछ बृहस्पतिवारों को ऐसा हो कि जब दोनों हिंदी अंग्रेज़ी दोनों साथ साथ चलें, ताकि हिंदी के जो नए नए आशातीत रूप से ज़्यादा श्रोता, दर्शक, पाठक आ रहे हैं वो निराश न हो। बाद में जब उनको भी आदत हो जाएगी एक दिन के ब्रेक की, तो फिर हम लोग अपना उसी हिसाब से थर्सडे को केवल अंग्रेज़ी में किया करेंगे। क्योंकि अगर अंग्रेज़ी का केवल 30-35 मिनट का होता है तो उन दर्शकों के साथ थोड़ा अन्याय हो जाता है। हफ्ते में एक दिन सुनते हैं तो उन्हें पूरा 1 घंटा मिलना चाहिए कम से कम। परसों हम लोगों ने परसों के एक दिन पहले गज़ल सुनाई थी आपको बच्चों पर। वो गज़ल योगेंद्र सिंह जी की थी। उस दिन मैं भूल गया था कहना, और योगेंद्र सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है 258वें अंक पे कि बहुत अच्छा अंक लगा, कविता शामिल करने के लिए आभार। 257वें में शायद उनकी कविता शामिल की थी, और आज का हम लोगों का 259वां अंक है। तो धन्यवाद योगेंद्र जी अच्छी प्रतिक्रिया के लिए। और आज हम लोग चर्चा करना चाहेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में। जगदीश चंद्र बोस, उनका जन्मदिन कल था 30 नवंबर को। अद्भुत व्यक्तित्व हैं जगदीश चंद्र बोस। और तो 30 नवंबर जगदीश चंद्र बोस का जन्मदिन रहा है। ही इज नोन फॉर ब्रेकिंग द बैरियर बिटवीन फिजिक्स एंड फिजियोलॉजी। फिजिक्स और फिजियोलॉजी, पेड़ पौधों के अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं, फिजियोलॉजी या मनुष्यों के जो जीवित एंटिटीज़ के बीच अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको फिजियोलॉजी कहते हैं। तो फिजिक्स और फिजियोलॉजी के बीच में जो गैप है, जो अंतर है, जो बैरियर है, जो रुकावट है, उसको उन्होंने तोड़ा। एनिमेट और इनएनिमेट, जो जिंदा हैं और इनको इनएनिमेट माना, एनिमल किंगडम से अलग जो हैं, इनके बीच में जो बैरियर है उसको तोड़ा। थ्रू एम्पेरिकल डिमॉन्स्ट्रेशन, अपने प्रयोगों के द्वारा उन्होंने दिखाया कि इनमें भी जान होती है, इनमें भी वो सब चीज़ें होती हैं जो अपने को इवॉल्व स्पेसीज कहते हैं, उनमें जो होता है वो सारा इनमें भी है। He showed that science could be pursued by an Indian mind in a refreshing approach, and thus broke the barriers of the prejudice of colonialism as well.
अभी इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे भी। ये अरविंद सेन जी ने भेजा है हापुड़ सहारनपुर में रहते हैं, तो इन्होंने वहाँ से भेजा है। बहुत ही इनके पिताजी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन कोई बिल्कुल सामान्य तरीके से वो भी रहते थे सेन साहब, और ये बच्चों को भी उन्होंने उसी तरह से पाला पोसा है। कोई ईगो, कोई अहंकार, कोई दूसरों से अलग समझना, वो सब कुछ नहीं है। तो धन्यवाद अरविंद जी, आपने याद दिलाया जगदीश चंद्र बोस जी का। तो ही शोड दैट साइंस कुड बी परस्यूड बाय इंडियन माइंड। ये जब विदेशों में स्टडी के लिए गए तो कॉलोनियलिज्म और थोड़ा बहुत भेदभाव इनके साथ किया गया, लेकिन उसके साथ जूझते रहे। जैसे मैडम क्यूरी के साथ कितना भेदभाव किया गया, लेकिन जिसमें जिजीविषा होती है, सत्य की खोज की ललक होती है, वो फिर ओवरकम कर ही लेते हैं, चाहे जितनी बाधाएं आएँ। ये चाहे जगदीश चंद्र बोस हों, चाहे मैडम क्यूरी हों, ये सब उदाहरण हैं कि सत्य को कोई रोक नहीं सकता, या सत्य की पहचानने की, जानने की, प्रदर्शित करने की क्षमता अगर किसी में है, प्रकृति अगर किसी से कोई काम करवाना चाहती है तो कोई रोक नहीं सकता, कोई उसमें बाधा नहीं डाल सकता। तो थोड़ा सा जगदीश चंद्र बोस के बारे में और चर्चा करेंगे, और इसके बाद हम लोग एक गज़ल पढ़ेंगे आशुतोष मिश्रा जी की, और जो कल का व्यंग्यलेख हम लोग पढ़ रहे थे बुद्धि लाठी और केला, उसको पूरा करेंगे, और एक और महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल की व्यवस्थाएं किस तरह से पागलपन की हरकतें कर रहे हैं। पागलपन से छोटा कोई शब्द नहीं है। Bose graduated from St. Xavier's College, Calcutta। अब कोलकाता हो गया, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएट पास किया। ही अटेंडेड द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन टू स्टडी मेडिसिन। मेडिसिन की स्टडी करने के लिए वो लंदन में गए, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, बट हैड टू गिव इट अप ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। हेल्थ की कुछ और समस्याएं आई जिसकी वजह से उन्हें वो कोर्स छोड़ना पड़ा। इंस्टेड ही कंडक्टेड रिसर्च विथ नोबेल laureate रैले एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और वैज्ञानिक रैले के साथ उन्होंने काम किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। बोस रिटर्न टू इंडिया टू ज्वाइन द प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। प्रेसिडेंसी कॉलेज में कलकत्ता में फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में फिर भारत आ गए। देयर डिस्पाइट रेशियल discrimination and a lack of funding and equipment, Bose carried on his scientific research। वहाँ प्रेसिडेंसी कॉलेज में चूँकि ब्रिटिश रूल था और इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा, लेकिन उसके बावजूद इक्विपमेंट्स की फंडिंग के लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना साइंटिफिक रिसर्च जारी रखा। ही मेड प्रोग्रेस इन रिसर्च एंड इनटू रेडियो वेव्स इन द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम एंड वाज द फर्स्ट टू use semiconductor junctions to detect radio waves। उन्होंने रेडियो वेव्स में जो रिसर्च किया, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव्स के बारे में खूब रिसर्च किया, और पहले हैं जिन्होंने सेमीकंडक्टर जंक्शंस को रेडियो वेव्स के डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। सेमीकंडक्टर जंक्शंस के लिए सेमीकंडक्टर वो है, एक तो किसी इलेक्ट्रिक का वो है जो बैड कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिक पास नहीं हो सकता, एक कंडक्टर है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, एक है सेमीकंडक्टर जिसमें कम पास होती है, मीडियम वाला है, सिलिकॉन चिप्स और ये सब। जितना आज टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं जिससे ये सब सोशल मीडिया और ये इंटरनेट और
ये सब जो चित्र जा रहा है इंस्टेंटली, तुरंत विदेशों से सब कंडक्शन वो हो जा रहा है बातचीत, ये सब सेमीकंडक्टर्स के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है। सेमीकंडक्टर के इन्वेंशन ने क्रांति ला दी है। सारा कंप्यूटर साइंस, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ सेमीकंडक्टर्स से ही आगे बढ़ता चला गया। तो उस सेमीकंडक्टर को उन्होंने रेडियो वेव्स के सेमीकंडक्टर जंक्शंस का इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी बात कि रेडियो वेव्स के ट्रांसमिशन के लिए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे ये रेडियो कम्युनिकेशन के लिए जो नोबेल प्राइज मार्कोनी को मिला, दरअसल वो बोस को मिलना चाहिए था। बोस के साथ अन्याय किया गया है। ज्यादा काम इन्होंने किया है लेकिन क्लेम वो ले गए। इसके अलावा बोस मेड पायनियरिंग डिस्कवरीज इन प्लांट फिजियोलॉजी। पौधों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने काम किया। ही यूज्ड हिज ओन इन्वेंशन द क्रेस्कोग्राफ। उन्होंने एक क्रेस्कोग्राफ बनाया अपने आविष्कार के द्वारा, और टू मेजर प्लांट रिस्पॉन्सेज टू वेरियस स्टिमुलाई। प्लांट्स पर अलग अलग चीज़ें अगर उसको छू करके या उसमें स्टिमुलाई दिया गया, मतलब उत्तेजन दिया गया, चाहे छू करके, गर्म करके, ठंडा करके, या म्यूजिक का या तरह तरह का जो उस पे उद्दीपन दिया गया या स्टिमुलाई दिया गया, और उसका फिर क्या असर होता है। एंड प्रूव्ड पैरेललिज्म बिटवीन एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज। जो मनुष्यों के अंदर जो टिश्यूज हैं या जानवरों के अंदर जो टिश्यूज हैं, प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। वो एक ही तरह का सारे स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्स करते हैं, जवाब देते हैं। Bose filed for a patent for one of inventions because of peer pressure, but he was generally critical of the patent system. वो पेटेंट कराने में विश्वास नहीं करते थे किसी चीज का, लेकिन अपने और दोस्तों के दबाव की वजह से अपनी एक रिसर्च पर उन्होंने पेटेंट कराया। To facilitate his research, he constructed automatic recorders capable of registering extremely slight movements. उन्होंने तमाम और इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जो पेड़ पौधों में होने वाले उसके आंतरिक स्लाइट मूवमेंट्स को भी कैप्चर कर लेते थे, समझ लेते थे, पकड़ लेते थे। दीज इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस सम स्ट्राइकिंग रिजल्ट्स। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्होंने बहुत विचित्र विचित्र स्ट्राइकिंग चमत्कारिक चीजें दिखाई, सच एज क्यूरिंग ऑफ इंजर्ड प्लांट्स। अगर प्लांट्स को चोट लगती है तो उनका चीखना, चिल्लाना, हिलना डुलना, ये इन्होंने महसूस किया, अपने इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा प्रूव किया। तो दीज इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस्ड सम स्ट्राइकिंग रिजल्ट्स सच एज क्यूरिंग ऑफ इंजर्ड प्लांट्स व्हिच बोस इंटरप्रेटेड एज पावर ऑफ फीलिंग इन प्लांट्स। उसको इंटरप्रेट किया कि ये जो प्लांट्स हैं इनमें भी फीलिंग, उसमें संवेदना महसूस करने की क्षमता है, उनमें चीज़ों को महसूस करने की क्षमता है, फील करने की क्षमता है। उनकी दो महत्वपूर्ण किताबें इस डायमेंशन में रही हैं, रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो कि 1902 में प्रकाशित हुई। लिविंग और नॉन लिविंग, जीवित मतलब, और इनको जिनको हम नॉन लिविंग कहते हैं, इनमें जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो उनके किसी चीज़ का, किसी उद्दीपन का जो जवाब होता है एक तरह से, या उसका जो रिस्पॉन्स होता है, एक तो वो, और दूसरा द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर नर्वस मैकेनिज्म क्या है, उनके नर्व्स कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं। तो ये चीज़ें जगदीश चंद्र बोस के बारे में हम हर भारतीय को जानना चाहिए और गर्व करना चाहिए कि प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, वो हमारी फीलिंग्स को कैसे समझते हैं। अब जो उद्दीपन उनके पास जा रहा है, जो स्टिमुलाई जा रहा है, उसको भी वो कैसे पहचानते हैं।
इसी से जुड़ा हुआ जो हम लोगों ने प्रयोग किया था चेन्नई में 3 साल, हमने और पॉल राज और हमारे बड़े गहरे मित्र हैं वहाँ पर, काफ़ी उन्होंने साधनाएं की हैं और हिमालय में जाकर के हिमालय के कंदराओं में घर बार छोड़ के चले गए थे, फिर लौट के आए, फिर गृहस्थ जीवन में भी जी रहे हैं, उनके बच्चियां हैं, सब बहुत अच्छा परिवार है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हम लोग एक प्रयोग कर रहे थे चेन्नई में और काफ़ी हद तक फिर बाद में सफल हुए, उसको मैंने अपने नॉवेल में लिखा है। हम लोगों ने ये सोचा, जगदीश चंद्र बोस जी के इन प्रयोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ये सोचा अपने को टेस्ट करने के लिए, अपने अगर हम संपूर्णता से सबसे जुड़ाव महसूस करते हैं, अगर हम पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशील हैं, उनके मन में हमारे प्रति कोई सद्भाव ही सद्भाव भरा हुआ है, तो वो हमको पहचाने। अगर उनमें इतनी क्षमता है पहचानने की, तो उनको पहचानना चाहिए ना हमको। तो इसके लिए हम लोगों ने, और वो अपने पहचान करके कैसे जवाब देंगे, इसके लिए हम लोगों ने एक वो बनाया, एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया कि टच मी नॉट या छुई मुई। आर.डी. तिवारी जी सामने हैं, सब लोगों को गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, नमन कह रहे हैं, और भावगंगा को भी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। तो सब लोगों की तरफ से आर.डी. तिवारी जी आपको नमस्कार, और आप जल्दी से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, इसकी शुभकामना, क्योंकि इधर 3-4 दिन से आर.डी. तिवारी जी को बुखार और खांसी से काफ़ी तकलीफ है, लेकिन अब स्वस्थ हो जाए, यही शुभकामना है। तो हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन किया कि टच मी नॉट या छुई मुई को अगर हम छूते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं। एक आध बार और भावगंगा में चर्चा किया है, लेकिन आज जगदीश चंद्र बोस जी के इन एक्सपेरिमेंट्स के साथ इसका बात बताने का मौका मिला या अच्छा लग रहा है। तो लेकिन अगर टच मी नॉट या छुई मुई के पेड़ को कोई दूसरा पेड़ पौधा बगल में है और उसकी पत्तियां उससे रगड़ती हैं, हवा चलती है, तो वो नहीं सिमटता। यानी कि वो पहचानता है कि ये मनुष्य का टच है, स्पर्श है, और ये पेड़ पौधों का, इतना तो वो जानता है। पौधा, हर पौधा, टच मी नॉट। फिर दूसरा ये है कि क्या हम इस तरह से अपने भावों को संवेदनशीलता के साथ, उससे प्रेम के भाव के साथ, उससे जुड़ाव के भाव के साथ, उससे एकात्मता के भाव के साथ ऐसा उसको छू सकते हैं कि वह न सिकुड़े। उसके लिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा, उससे वो भावना अपने अंदर पूरी तरह से उसे एकात्म होने का, उसके साथ प्रेम करने का, वो भावना उस प्रयोग के साथ जब हम लोगों ने करना शुरू किया, तो उसका सिकुड़ना थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू। फिर ऐसा होने लगा कि अगर 10 बार हम उसको छूते हैं तो 1-2 बार नहीं सिकुड़ा, 7-8 बार सिकुड़ा। और अलग अलग पौधों के साथ, उनके फार्म था वहाँ पास में ही, गाँव के थे, तो उनके फार्म में ढेर सारे छुई मुई थे, अलग अलग के साथ करते रहते। 2-3 साल तक ये अभ्यास करने के बाद ये स्थिति आई कि छूने के बाद अगर हम 10 बार छुएं तो 9 बार या कभी कभी 10वें बार वो नहीं सिकुड़ता था, एक आध बार सिकुड़ता था। तो इस तरह से पेड़ पौधे, उनमें, उनके टिश्यूज में करीब करीब वही सब हैं चीज़ें जो हमारे टिश्यूज में हैं, हमारी बॉडी के टिश्यूज में हैं, और उनमें वही पहचान है, वही संवेदना है। बस उनमें बोलने की या चलने की क्षमता नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हैं।
वो भी ईश्वर से उतना ही जुड़े हुए हैं, ईश्वर का अंश उतना ही है। तो जगदीश चंद्र बोस जी के इस एक्सपेरिमेंट ने इसको और घनीभूत रूप से स्पष्ट किया। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज की चर्चा करना चाहेंगे। आज के अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस में, नीचे जब मैं आ रहा था, आज अखबार आ गया था, मैंने पलट लिया था, उसमें है एक राज्य सरकार ने फैसला किया है कि हर जिले में एक खेल को हर विशेष रूप से चयन किया जाएगा और उसमें हर जिले को एक एक खेल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। यह प्रक्रिया कि हर जिले में एक प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा कॉटेज इंडस्ट्री में, या हर जिले में एक खेल को आगे बढ़ाया जाएगा, या हर जिले में एक अनाज या एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या अनाज को ज़्यादा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह जो तानाशाही जैसा रवैया है, भाई एक जिले में अलग अलग इतने बच्चे हैं और सबकी अलग अलग खेलों में दिलचस्पी हो सकती है, हम क्यों किसी को फोर्स करेंगे इस जिले के सारे लोग यही खेल खेलें, इस जिले के सारे लोग यही चीज प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट का बनाएं, या इस जिले के किसी खास व्यवसाय के लिए हर जिले को अपना आगे बढ़ाना शुरू कर दें, किसी खास इंडस्ट्री के लिए। अगर उस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है तो ठीक है, लेकिन खेल में कौन सा रॉ मटेरियल की जरूरत है उस जिले के? तो ऐसी चीजें, ये तानाशाही प्रवृत्तियों की तरफ जा रहा है कि किसी फैसले करने वाले डिसीजन मेकर, चाहे वो मंत्री हों चाहे ऑफिसर हों, उनको लगा कि बस ये योजना हो जानी चाहिए कि हर जिले में एक एक खेल, उनकी इच्छा के अनुसार लोग खेलें या अपनी शक्ति के अनुसार जिसमें वो अच्छा कर सकते हैं वो खेलें। ये लोकतंत्र में जो तानाशाही लाई जा रही है, ये बेहद खतरनाक है और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हमको आंख खोल करके ऐसे लोगों को चुनना है हर चुनाव में जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की, लोगों की जरूरतों के अनुसार आगे बढ़े। हैंडीक्राफ्ट के लिए है कि हर जिले में एक हैंडीक्राफ्ट, अरे अलग अलग लोगों के अलग अलग हैंडीक्राफ्ट में विशेषता हो सकती है, कुशलता हो सकती है, इच्छा हो सकती है, उनको एक धारा में। ऐसे ही कभी आया था कि ऐसे ही तानाशाही प्रवृत्तियां कभी और आई थी कि एक बाजार के सभी दुकानों के साइन बोर्ड एक ही रंग में हों। पता चला कि एक जिले के सारे लोगों के कपड़े एक हों, या फिर वही प्रवृत्ति आगे चल के वहां तक पहुंच सकती है कि इस जिले में या इस प्रदेश में या इस देश में एक ही जात के लोग रहें या एक ही धर्म के लोग रहें, एक क्षेत्र में एक ही फूल रहें, एक जिले में एक ही तरह के पेड़ रहें। यह क्या है? यह पागलपन कहां ले जाएगा? ये लोकतंत्र नहीं है। ये हर तरह के फूल खिले, यह बात तो नहीं है। तो इस प्रवृत्ति को तत्काल समाप्त करने की आवश्यकता है, और इसको करेगा कौन? हम भारत के लोग। जब हम संविधान जान जाएंगे, हम मालिक हो जाएंगे, तो फिर हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जो विविधता है हमारी, वही हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है और उसकी हम रक्षा करें। अब एक बेचारा गांव का कोई बच्चा जिसमें फुटबॉल बहुत अच्छा खेल रहा है, अब उस जिले का जो उन्होंने स्पोर्ट कर दिया कि इसको हॉकी में प्रमोट करना है। अब ठीक है, अब उसे जबरदस्ती हॉकी खेलना है, भले वो खेल पाए ना खेल पाए। तो यह बहुत ही खतरनाक प्रवृत्तियां हैं, इसको रोकने की आवश्यकता है। हर चुनाव में हमको ऐसे लोगों को चुनना है जो सबकी सुन करके कोई फैसला लेने के पहले सब लोगों से चर्चा करें, पूरे जिले से चर्चा करें कि क्या पैसा चाहते हैं। फैसला तो लोगों को लेना है। ये कौन होते हैं फैसला करने वाले, चाहे ऑफिसर या मंत्री, कि जो ये फैसला कर लें कि इस जिले में यही खेल होगा। जनता को, इन सब को, इनके अस्तित्व को समझाना होगा कि मालिक हम हैं, तुम नहीं हो। हमसे पूछ के आकर पूछो कि क्या होना चाहिए, हमसे डिस्कस करो, हमारे तुम प्रतिनिधि हो,
तुम फैसला करने वाले नहीं हो, फैसला हमसे आगे कराओ। जो भी MP MLA हम चुनते हैं वो हर मुद्दे पे विधानसभा या लोकसभा में वोट देते समय या बोलते समय आके हमसे पूछें कि हमें क्या बोलना है, क्या कहना है। अब आते हैं उस गजल पर जो आशुतोष मिश्र जी की है। सहरा में मुझको कुछ हंसी फूल खिलाना है। सहरा रेगिस्तान, सहरा में मुझको कुछ हंसी फूल खिलाना है, कुछ ख्वाब सजाने हैं, कुछ पेड़ लगाना है या शजर लगाना है। शजर और पेड़ एक ही। सब समझे मसीहा पर वो शख्स दरिंदा है। आजकल लोकतंत्र में ये तानाशाही स्वरूप इस तरह का अक्सर मिलता है। ये ऊपरी आवरण मसीहा जैसा और अंदर का। सब समझे मसीहा पर वो शख्स दरिंदा है, इस राज से मुझको अब ये पर्दा हटाना है। तो आशुतोष जी, आप निश्चित रूप से इस राज से पर्दा हटाएंगे और भावगंगा भी इसमें आपके साथ है। मंगल पे जिन्हें जाना रॉकेट बनाए वो, मंगल ग्रह पे जिन्हें जाना रॉकेट बनाए वो, आदम को मुझे तो बस इंसान बनाना है। आदमी को तो मुझे बस इंसान बनाना है, खुद भी इंसान बनना है और बाई इंडक्शन सबको इंसान बनाना है। मुझसे न मिलेगा वो ये खूब पता मुझको, मुझसे न मिलेगा वो ये खूब पता मुझको, अब उसकी निगाहों में उल्फत का फंसाना है। मुझसे न मिलेगा वो ये खूब पता मुझको, अब उसकी निगाहों में उल्फत का फंसाना है। दुनिया से अंधेरा तो हट जाएगा पल भर में, दुनिया से अंधेरा तो हट जाएगा पल भर में, बस इसके लिए खुद को एक दीप बनाना है, एक दिया बनाना है। दुनिया से अंधेरा तो हट जाएगा पल भर में, पर इसके लिए खुद को एक दिया बनाना है। और ये पूरी भावगंगा एक इसी तरह के दियों का जमघट है। दुनिया से अंधेरा तो हट जाएगा पल भर में, पर इसके लिए खुद को एक दिया बनाना है, दीप बनाना है। कुदरत ने सिखाई है हर हुस्न को ये बातें, कुदरत ने सिखाई हैं हर हुस्न को ये बातें, कब अश्क बहाना है और कब करना बहाना है। बहाने का बड़ा अच्छा रूप है, एक बहाना फ्लो और एक बहाना है अंदर कुछ और, बाहर को नाटक करना, बहाना करना। कुदरत ने सिखाई हैं हर हुस्न को ये बातें, कब अश्क बहाना है कब करना बहाना है। और जिस राह से जाते हों इस मुल्क के रखवाले, जिस राह से जाते हों इस मुल्क के रखवाले, आशू या आशुतोष जी आशू के नाम से लिखते हैं, आशू वहाँ रातों में एक दीप जला के रखना है या जलाना है। आशू वहाँ रातों में एक दीप जलाना है। सहरा में मुझको कुछ हंसी फूल खिलाना है, कुछ ख्वाब सजाने हैं, कुछ शजर लगाना है। तो ये रहा आशुतोष जी की ये रही गज़ल। और अब थोड़ा सा बचा हुआ है अंश जो हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे। व्यंगलेख, उसी के साथ आज की भावगंगा हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि वो भगवान ने कहा कि कौन बुद्धिमान है टेस्ट करने के लिए, सबको एक गोले में बैठा दिया, सबको सब मतलब स्वर्ग और नर्क के लोगों को बैठा दिया, कहा कि तुम्हारे सामने खाना भी रखते हैं और बस अपने हाथ से नहीं खाना है। तो नर्क वाले कुछ नहीं कर पाए, लेकिन स्वर्ग वाले लोग एक गोले में बैठ गए और हर एक ने अपने बगल वाले को अपने सामने की थाली से बगल वाले खिलाया। और ये पूरा प्रोसेस, चूँकि गोले में बैठे थे तो उसके बगल वाले ने
उसको भी खिलाया। इस तरह सबको खाना मिल गया। तो नरकवासी देखते ही रह गए, क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं थे और शायद इसीलिए वे नरकवासी थे। स्वर्ग के लोगों में बुद्धि का विकास हो चुका था। वे केले को पाने के लिए लाठी का प्रयोग तो जानते ही थे, नई नई लाठियों को खोज करना भी जान गए थे। उन्होंने दूसरे के हाथों को अपना लाठी समझा और कहा, तुम मेरी लाठी बनो, मुझे खिलाओ, मैं तुम्हारी लाठी बनता हूँ, तुम्हें खिलाता हूँ। सभी एक गोलाकार पंक्ति में बैठ गए और एक दूसरे को खिलाने लगे। वे लाठी का प्रयोग और लाठी को पहचानना जानते थे, इसीलिए वे स्वर्गवासी थे। जो लोगों ने कल नहीं सुना था उनको एक लाइन में बता दें। शुरुआत में हुआ था कि साइकोलॉजिस्ट ने जब बुद्धि को परखना चाहो कि कौन बुद्धिमान है कौन नहीं मनुष्यों के अलावा, तो सभी जानवरों, जितने जीव जंतुओं थे, सबके सामने वो भूखे थे अगर, तो उनको एक पिंजरे या बड़े दड़बे में रखा, एक लाठी रखी और बगल में केला रखा। तो जो जानवर उस केले को लाठी के हिसाब से खींच करके ले आया और खा लिया, मान लिया गया कि वो बुद्धिमान है। यानी कि लाठी का प्रयोग करके केले को अगर आप झपट लेते हैं, खा लेते हैं, सरका के ले लेते हैं, तो आप बुद्धिमान हैं। किसी चीज का प्रयोग करके किसी चीज को आप पा लेते हैं तो आप बुद्धिमान हैं। यानी कि पाने को बुद्धि कहा गया, देने को बुद्धि नहीं कहा गया। यही बुद्धि की परिभाषा में ही सब गड़बड़ी हो गई। बुद्धि, लाठी और केला ये व्यंग्य लेख है। अब इसके बाद करीब 1-1.5 पेज और बचा है, उसको आपके सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ बुद्धि के विकास का एक और आयाम देखने को मिला। हम दूसरे को अपनी लाठी बनाएं और स्वयं दूसरे की लाठी बने। यह तब सभी का पेट भर जाएगा, सबको केला मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए एक चक्रीय पंक्ति या गोले में बैठना जरूरी है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ ये व्यंग्य जा रहा है। लेकिन इसके लिए जरूरी है, इसके लिए एक चक्रीय पंक्ति या गोले में बैठना जरूरी है। एक सीधी रेखा में बैठें, फिर यह बुद्धिमानी का फार्मूला नहीं चलेगा। किसी एक किनारे पर एक आदमी बच ही जाएगा जिसे खिलाने वाला कोई नहीं रहेगा। देश क्या है? गोले में बैठे लोग हैं। देश क्या है? गोले में बैठे लोग हैं। एक बड़ा सा गोला है जिसे हर आदमी को दूसरे की लाठी बनना है और दूसरे को अपनी लाठी समझना भी है। सह अस्तित्व। देश क्या है? गोले में बैठे लोग हैं। एक बड़ा सा गोला है जिसमें हर आदमी को दूसरे की लाठी बनना है और दूसरे को अपनी लाठी समझना भी है। केला खाना भी है और दूसरे को केला खिलाना भी है। बहुत बड़े गोले की व्यवस्था कठिन हो जाती है। बहुत बड़े गोले की व्यवस्था कठिन हो जाती है। इसीलिए वर्तमान में मौजूद संचार माध्यमों को देखते हुए कई तमाम छोटे बड़े गोले, तमाम छोटे बड़े देश मिलते हैं। शायद बाद में संचार और आवागमन के और भी तेज साधन हो जाएंगे। शायद बाद में भविष्य में संचार और आवागमन के और भी तेज साधन हो जाएंगे तो गोले बड़े हो जाएंगे और शायद यही पूरी दुनिया एक गोला हो जाए, एक देश हो जाए। और तब गोले ये बड़े हो जाएंगे और शायद ये पूरी दुनिया ही एक गोला बन जाए जो है, लेकिन उसको लोग एहसास कर लें। तब दुनिया में हर कोई एक दूसरे को अपनी लाठी समझेगा और खुद भी सहर्ष दूसरे की लाठी बनेगा। अभी स्थिति भिन्न है। अभी हर आदमी दूसरे को लाठी बनाने के चक्कर में है। अभी स्थिति भिन्न है। अभी हर आदमी दूसरे को लाठी बनाने के चक्कर में है, खुद लाठी नहीं बनना चाहता। नेता तो जनता को अपनी लाठी, नेता है तो जनता को अपनी लाठी बनाए हुए है। राजा है तो प्रजा को अपनी लाठी बनाए हुए है। जनता तो समय आने पर अपना स्वार्थ होने पर नेता को ही लाठी बनाए हुए है। जनता है, कभी कभी कुछ चतुर जनता भी हैं, तो समय आने पर या अपना स्वार्थ होने पर नेता को ही अपनी लाठी बनाए हुए हैं। ग्राहक को व्यापारी अपना लाठी बनाए हुए है। मरीज को डॉक्टर अपना लाठी बनाए हुए है। कई कर्मचारियों को मालिक अपनी लाठी बनाए हुए हैं और यदि कर्मचारी मालिक को कमजोर पाते हैं तो उसे अपनी लाठी बना लेते हैं। जो जिसको सीधा पाता है, कमजोर पाता है, उसे अपनी लाठी बनाने समझने लगता है। कांटेदार झाड़ी और टेढ़े मेढ़े झाड़ को कोई लाठी नहीं बनाना चाहता। लताओं को भी कोई लाठी नहीं बनाना चाहता क्योंकि उसका भी आकार निश्चित है, वो बहुत कमजोर होती हैं। तो लाठी के लिए कुछ अनिवार्य विशेषताएं होनी चाहिए। तो लाठी के लिए
कुछ अनिवार्य विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे नंबर 1, वह जितना ही चिकना हो, जितना ही मजबूत हो और जितना ही टिकाऊ हो उतना ही अच्छा है। बहुत नुकीला या टेढ़ा मेढ़ा ना हो, चिकना हो। वह जितना ही सीधा हो, दूसरा वह जितना ही सीधा हो, ठोस हो, निश्चित रूप वाला हो और एक ही रूप में बने रहने वाला हो, उतना ही अच्छा है। इसीलिए लाठियों के लिए एक आचार संहिता की स्थापना हुई। इसीलिए लाठियों के लिए एक आचार संहिता की स्थापना हुई। लाठियों के लिए कुछ गुण बताए गए जिन्हें आदर्श माना गया। हर लाठी का ये फर्ज बन गया कि उन आदर्शों का अनुपालन करे, सदैव एक सा व्यवहार करे। हर लाठी का ये फर्ज बन गया कि उन आदर्शों का अनुपालन करे, सदैव एक सा व्यवहार करे। यदि लाठी बन गया तो निरंतर लाठी ही बना रहे। यदि लाठी बन गया तो निरंतर लाठी ही बना रहे। लाठी के अलावा कुछ बनने की कोशिश न करे। लाठी के अलावा कुछ और बनने की कोशिश न करे। हमेशा सीधा बना रहे। चारित्रिक मजबूती बनाए रखे, क्योंकि लाठी के चारित्रिक मजबूती से ही किसी को केला मिलने वाला है। चारित्रिक मजबूती बनाए रखे, क्योंकि लाठी के चारित्रिक मजबूती से ही किसी को केला मिलने वाला है। कहीं कहीं पर बुद्धि थोड़ा और आगे बढ़ जाती है। कहीं कहीं बुद्धि थोड़ा और आगे तक बढ़ जाती है। तब यह भ्रम होने लगता है कि लाठी क्या है और केला क्या है। कहीं कहीं पर बुद्धि थोड़ा और आगे तक बढ़ जाती है। तब यह भ्रम होने लगता है कि लाठी क्या है और केला क्या है। तब केला ही लाठी नजर आने लगता है और लाठी ही केला, और तब केला ही लाठी नजर आने लगता है और लाठी ही केला। ऐसा द्वंद्व आजकल अक्सर पाया जाता है। अध्यापक विद्यार्थी को लाठी भी समझता है और केला भी। अधिकांश अध्यापक, असली अध्यापक नहीं, अधिकांश अध्यापक विद्यार्थी को लाठी भी समझता है और केला भी। पंडित जजमान को, बनिया दुकान को, साहूकार किसान को, पुलिस इंसान को, यह व्यंग्य लेख है, ये ध्यान रखिएगा। इंस्पेक्टर उद्योग संस्थान को तथा भक्त भगवान को लाठी भी समझता है और केला भी। पंडित जजमान को, बनिया दुकान को, साहूकार किसान को, पुलिस इंसान को, इंस्पेक्टर उद्योग संस्थान को तथा भक्त भगवान को लाठी भी समझता है और केला भी। बुद्धि लाठी और केले के संबंध को हृदयंगम कर लेने के बाद तमाम सारे प्रचलित मुहावरों का अर्थ भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। लाठी और केला कैसे एक हो जाते हैं, इसी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ही ये मुहावरा है, पैसा ही पैसे को खींचता है। यहाँ लाठी और केला दोनों ही पैसा है। लाठी और केला कैसे एक हो जाते हैं, इसी का उदाहरण के लिए यह मुहावरा है, पैसा ही पैसे को खींचता है। यहाँ लाठी और केला दोनों ही पैसा है। ये अंगूर खट्टे हैं। यह मुहावरा दर्शाता है ये आप एक सीमा तक तो लाठी से पेड़ों को झोड़ते रहे। आप एक सीमा तक तो लाठी से पेड़ों को झोड़ते रहे, लेकिन जब पाते हैं कि फल लाठी की पहुंच के ऊपर है तो प्रयत्न छोड़ देने में ही भलाई है। कभी कभी बुद्धिमान को भी सांप और लाठी में भ्रम हो जाता है। कभी कभी बुद्धिमान को भी सांप और लाठी में भ्रम हो जाता है। वो जिसे लाठी समझता है और केला लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, दरअसल वो सांप होता है और बुद्धिमान को ही डस लेता है। कभी कभी बुद्धिमान को भी सांप और लाठी में भ्रम हो जाता है। वो जिसे लाठी समझता है वो और केला लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, दरअसल वह सांप होता है और बुद्धिमान को ही डस लेता है। ऐसी भ्रमपूर्ण स्थितियों को परखने के लिए अधिक बुद्धिमान लोग लाठी को कुछ दिनों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं और परखते हैं कि वास्तव में वो लाठी ही है या कुछ और। प्रोवेशन पर रखते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। लगता है कि विकासवाद, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का एक और उदाहरण देखने को मिल रहा है। अब लाठी का भी विकास हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। अक्सर वह देखने सुनने को मिल जाता है कि बुद्धिमान ने लाठी उठाई केला अपनी तरफ सरकाने को। अक्सर यह देखने सुनने को मिल जाता है कि बुद्धिमान ने लाठी उठाई केला अपनी ओर सरकाने को, और यह क्या, तड़ाक लाठी लगी बुद्धिमान के सर पर। बुद्धिमान लुढ़के और लाठी ने केले को ठिकाना लगा दिया। बुद्धिमान लुढ़के और केले ने लाठी को ठिकाना लगा दिया।
कहीं कहीं तो केले के भी विविध और विशिष्ट रूप मिलते हैं, कहीं कहीं तो केले के भी विविध और विशिष्ट रूप मिलते हैं। हनुमान केला बन गए सुरसा के लिए और घुस गए उसके मुख में और अंदर के मुख के अंदर, और फिर ऐसा रूप बढ़ाया कि केला ही अधिक बुद्धिमान साबित हुआ, कि केला ही अधिक बुद्धिमान साबित हो गया। इसी का निरूपण करता हुआ एक देसी मुहावरा है, इसी का निरूपण करते हुए एक देसी मुहावरा है, गुरु गुड़ ही रह गए और चेला शक्कर हो गया। गुरु गुड़ ही रह गए, चेला शक्कर हो गया, अर्थात बुद्धिमान से भी अधिक बुद्धिमान निकला केला। अब आखिरी सेंटेंस, जैसा कि कथाओं में, ट्रेडिशनल कथाओं में होता है, तो व्यंग के लिए उस ट्रेडिशनल कथा का यह स्वरूप भी इसमें शामिल किया गया। यह बुद्धि लाठी और केले का संबंध बहुत ही आधारभूत है, बड़ा है, बड़ा ही सूक्ष्म है। इस संबंध का जो नियमित पारायण करेगा, इस संबंध का जो नियमित पारायण करेगा और समझेगा, वह बुद्धिमान बनेगा और निश्चय ही वह सफल होगा जीवन में और जीवन के हर क्षेत्र में। इति बुद्धि लाठी केला कथा। तो यह एक व्यंग्य लेख था और इसी के साथ आज की ये भावगंगा यहाँ पर समाप्त होती है। आपका आज का दिन शुभ हो, लेकिन आपसे आग्रह है कि आप YouTube पर भावगंगा अवश्य, गिरीश पांडे चैनल पे जो आती है, तो उसको जब भी सुने, जब भी खोलें, वहाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करें। जिस तरह से ये बढ़ रही है दर्शकों की संख्या फेसबुक पर, कल जैसे मैंने बताया 1700-1900 हो गई, तो इसी तरह फेसबुक पर भी सब्सक्राइबर्स 900 के आस पहुँच रहे हैं, आसपास 1000 हो जाएंगे, तो यह सेल्फ प्रोपगेशन और तेज हो जाएगा। आपकी ये भावगंगा और दूर दूर तक जन कल्याण के लिए बहने लगेगी। तो आपसे आग्रह है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा यूट्यूब पर, और फेसबुक पर भी और यूट्यूब पे भी शेयर करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।